गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट का सेकंड पेपर आज से स्टार्ट होगा। और अकाउंट के सेकंड पेपर में पेपर नेम है फर्स्ट जो चैप्टर्स है उसका नेम है शेयर। शेयर ये 12th क्लास में आता है, सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर चैप्टर्स। एंड बीकॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट में आता है शेयर। कंपनी का एक पार्ट्स होता है, कंपनी के 3 प्रपत्र होते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। तो जो अंश होते हैं वो क्या होते हैं, और क्वेश्चन जो आएगा इससे सबसे पहला लॉन्ग में आने के जो चांसेस रहते हैं वो रहते हैं कि अंश किसे कहते हैं और अंश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी से घुमाते हुए आएगा कि पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पूर्वाधिकार अंश के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं अंश की। अंश होता क्या है? जो कंपनी होती है उस कंपनी की पूंजी होती है, जो कंपनी की कुल पूंजी होती है उस पूंजी के छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे टुकड़े, है ना, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को प्रत्येक भाग या प्रत्येक टुकड़े को हम अंश कहते हैं। चूंकि यह पूंजी के भाग होते हैं इसलिए इन्हें अंश पूंजी के नाम से जाना जाता है। अब बात होती है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश जिन्हें प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और दूसरा होता है साधारण या समता अंश। ठीक, तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वाधिकार या अधिमान अंश की। पूर्वाधिकार या अधिमान अंश क्या होते हैं? पूर्वाधिकार या अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिन्हें अपनी पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश पाने का अधिकार होता है तथा कंपनी समापन पर अपनी पूंजी प्राप्ति का अधिकार होता है। यानी कि एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी अंश में लगाता है तो वह पूर्वाधिकार अंश पूंजी में लगाना ज्यादा उचित समझता है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश पूंजी में एक निश्चित प्रतिशत से व्यक्ति को लाभांश प्राप्त होता है तथा कंपनी समापन पर भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की अपेक्षा पहले भुगतान किया जाता है। ठीक, दूसरा समता साधारण अंश। समता साधारण अंश वे अंशधारी होते हैं जिन्हें ना तो अपनी पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश पाने का अधिकार होता है और ना ही कंपनी समापन पर सबसे पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि बाद में सभी को भुगतान करने के बाद में पैसा बचेगा तो समता अंशधारियों को दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है, मगर यह कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी की वार्षिक सभा में मत देने का अधिकार होता है, वोटिंग में इन्हें वोट देने का अधिकार होता है, निर्देशक चुनने के लिए यह वोट डालते हैं। तो ऐसे अंशधारियों को हम समता अंश या साधारण अंशधारी कहते हैं। अब चलते हैं समता अंश या अधिमान अंश के प्रकार। समता अंश या अधिमान अंश के प्रकार में हम लिखेंगे कि पूर्वाधिकार अंश के निम्न प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं टोटल पूर्वाधिकार अंश, और हर एक की अपनी अपनी पहचान है। बड़े इजीली वे में यदि आप समझेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि संचयी उसका अपोजिट असंचयी, भागीदार उसका अपोजिट अभागीदार, शोध्य उसका अपोजिट अशोध्य, परिवर्तनशील उसका अपोजिट अपरिवर्तनशील। यानी कि आपको 4 हेडिंग याद करनी है, 4 हेडिंग से 4 हेडिंग अपनी बनेंगी, अपोजिट करके 8 हेडिंग बन जाएंगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी पर लाभांश ना होने की दशा में उनका लाभांश जोड़ करके अगली वर्ष लाभ होने पर दुगना प्राप्त होता है, दुगना लाभांश प्राप्त होता है। ऐसे अंशधारियों को हम संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। यानी कि इन्हें जब भी कंपनी को उस साल पिछले वर्षों का लाभांश भी दिया जाएगा,
क्योंकि इनका लाभांश जुड़ता रहता है तो इन्हें संचयी इसीलिए कहा जाता है, यानी संचय होता रहता है। संचय होने के बाद में जब भी लाभ होगा तब इन्हें लाभ दे दिया जाएगा, लाभांश दे दिया जाएगा। असंचयी पूर्वाधिकार अंशधारी, असंचयी पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें लाभांश हल्की हाल दिया जाएगा। यदि किसी वर्ष कंपनी को घाटा हुआ है तो इनको लाभांश आगे के वर्षों में नहीं दिया जा सकता, जिस वर्ष होगा उसी वर्ष दिया जाएगा, क्योंकि इनका लाभ जो है, लाभांश जो है वो आगे के लिए नहीं ट्रांसफर किया जाता, इसलिए इन्हें संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। भागीदार पूर्वाधिकार अंशधारी, भागीदार पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जो कि एक निश्चित प्रतिशत से अपना लाभांश लेने के बाद में समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद, अपना लाभांश एक निश्चित प्रतिशत से लेने के बाद समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद यदि कुछ बचा है तो उस लाभ में से पुनः लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, इसीलिए इन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंशधारी कहा जाता है। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश, अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे अंशधारी होते हैं या वे अंश होते हैं जिन्हें एक निश्चित प्रतिशत से ही लाभांश मिलता है। समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभ में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। शोध्य पूर्वाधिकार अंश, शोध्य पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय के बाद जिनका भुगतान करना होता है, यानी कि जब भी हम पैसे लेते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी हो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, शोध पूर्वाधिकार अंश होते हैं, उनका भुगतान करने का एक निश्चित समय दिया होता है, इसलिए इन्हें शुद्ध पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश, जिन पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने का समय निश्चित नहीं होता, ऐसे अंशों को हम अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको अन्य पूर्वाधिकार अंश, समतांश या सूत्र में बदलने का, परिवर्तन करने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास होता है। ऐसे अंशधारियों को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें अपने अंशों को समतांश, पूर्वाधिकार अंश तथा पत्र में बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ऐसे अंशधारियों या ऐसे अंशों को हम अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शब्द का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पिछले कई सालों से यह क्वेश्चन लगातार आ रहा है अकाउंटेंसी में और लॉन्ग में आता है ये ज्यादातर। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं उनके लिए खासतौर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कंपनी शब्द का अर्थ बताना है, यानी कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी से ऐसे लिखा है, कंपनी एक लाभ के लिए बनाई गई संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, यानी कि जिसकी जो पूंजी होती है हस्तांतरण कर सकते हैं। ऐसे अंशों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकता है। तो ऐसे हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, अर्थात जिसके अंश सरलता से खरीदे और तथा बेचे जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होती है इसके अंशों को खरीदने और बेचने पर। इसके सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है, यानी कि जो भी कंपनी के संयुक्त पूंजी कंपनी के सदस्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, यानी कि जितने रुपए के उन्होंने अंश खरीद रखे हैं उतने ही रुपए तक उनका दायित्व होता है। इसका स्थायी अस्तित्व होता है, यानी कि स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी अपने लगातार निरंतर चलती रहती है, अंश हस्तांतरण होते रहते हैं। तो कंपनी के जो स्वामी है वो बदलते रहते हैं, मगर कंपनी बंद नहीं होती। तथा यह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कहने का मतलब कि जो कंपनी होती है उसका निर्माण विधान के द्वारा होता है, यानी कि कानून के द्वारा होता है। और चूंकि यह एक निर्जीव प्राणी है, निर्जीव है इसमें, तो इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है, होती है, जिसका व्यवसाय एक सार्वभौम मुद्रा के द्वारा होता है, यानी कि इनकी अपनी अलग एक व्यवसाय मुद्रा होती है। कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर तथा कंपनी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकती है,
यानी कंपनी को यह अधिकार है कि कोई भी कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। जैसा कि दूसरी हेडिंग में लिखा है विशेषताओं में पृथक वैधानिक अस्तित्व, तो इसका अस्तित्व अलग होता है। तो यह किसी भी व्यक्ति के ऊपर तथा किसी व्यक्ति इसके ऊपर अभियोग चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके सदस्यों की संख्या प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 200 तथा सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 तथा अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। इसका समापन कानून के अंतर्गत ही किया जाता है। परिभाषा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि अधि के अधीन समामेलित एक कंपनी से है। यानी कि जो भी कंपनी है वो किसी विधान के द्वारा निर्मित होनी चाहिए, उसके से आशय दिया गया है। चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार कंपनी एक अदृश्य, दिखाई नहीं देती है, एक अदृश्य, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है और कहीं भी अस्तित्व नहीं होता है। अब है कंपनी की विशेषताएं एवं लक्षण। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कंपनी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी जो होती है वो अदृश्य होती है, अमूर्त है, अर्थात कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह निर्जीव है, निर्जीव होती है। इसका अस्तित्व विधान द्वारा निर्मित होता है, विधान से इसे अस्तित्व प्राप्त होता है, यानी कि कानून के हिसाब से ही इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपना अलग होता है क्योंकि यह विधान के द्वारा निर्माण की जाती है, विधान के द्वारा इसका जन्म होता है, तो इसका अस्तित्व अलग होता है और इसके अंशधारियों का अस्तित्व अलग होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कंपनी अपने नाम के व्यापार का संचालन करती है, संपत्तियों को खरीदती है, व्यापार का संचालन करती है एवं किसी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकती है क्योंकि इसका जो जन्म होता है वह विधान द्वारा होता है। सीमित दायित्व। सीमित दायित्व से मतलब है कि संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है उसकी उत्तरदायित्व सीमित होता है, यानी कि जितने अंशधारियों ने अपने अंश खरीद रखे हैं वहीं तक वह उनका उत्तरदायित्व सीमित है, उसके अलावा कोई भी उनका उत्तरदायित्व नहीं होता। स्थायी अस्तित्व, यानी कि कंपनी के जो अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं। कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होने के बाद में इसके जो अंशधारी होते हैं उनकी संख्याओं में कमी वृद्धि हो सकती है, यानी कि एक अंशधारी पे 100 अंश हैं और उसने 2 व्यक्तियों को या 3 व्यक्तियों को अंश ट्रांसफर कर दिए, हस्तांतरण कर दिए, तो कंपनी के अंशधारी बढ़ जाएंगे। वहीं यदि उस पे 2 व्यक्तियों पे 100 अंश हैं और उन्होंने एक व्यक्ति को ट्रांसफर करे तो अंशधारी कम हो जाएंगे, यानी कि इसके अंशधारी ज्यादा कम हो सकते हैं मगर इसका स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी निरंतर चलती रहती है। सदस्यों की संख्या। कंपनी जो होती है वो 2 तरीके की होती है हमारे कानून की दृष्टि से, प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 है। वहीं सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 तथा अधिकतम संख्या जितने अंशधारियों ने पूंजी लगा रखी है उतने तक है, यानी कि अधिकतम संख्या का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा कंपनी के सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है। किसी प्रकार इसके लग जाने पर कंपनी के उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है, कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि आपके प्रपत्र लगे हुए हैं, आपका ये कागज लगा हुआ है, अतः आप इसके लिए उत्तरदायी हैं। अतः जिन प्रलेखों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है उन पर कंपनी की सार्वमुद्रा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कंपनी की जो भी सार्वमुद्रा है उसका प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। अंशों की हस्तांतरणीयता, यानी कि कंपनी के जो भी अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इन अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, समय पर कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता। यदि पहले से कोई प्रतिबंध लगा हुआ है
तो बात अलग है। वैसे अधिकतर स्वेच्छा से होते हैं हस्तांतरण, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी व्यक्ति चाहे जो अपने अंशों का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। लाभ के लिए बनाई गई ऐच्छिक संस्था, कंपनी जो है वो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था होती है। कार्य क्षेत्र, कंपनी का कार्य क्षेत्र उसके पार्षद अंतर सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम तथा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए नियमों द्वारा सीमित होता है। यानी कि कंपनी का जो भी कार्य क्षेत्र है वो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में जो भी विवरण दिया है उन्होंने कि हम इतने एरिया तक कार्य करेंगे, इतने एरिया से बाहर कार्य नहीं करेंगे, और जो भी कंपनी की परिभाषा है उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने वर्णन दे रखा है उससे बाहर वो कार्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट है प्रतिनिधि व्यवस्था। कंपनी की जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालनों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी अंशधारी होते हैं उनके द्वारा जो प्रबंध संचालन चुना जाता है, संचालक चुना जाता है, उसके द्वारा संचालन किया जाता है कंपनी के संयुक्त वाली कंपनी का। यह संचालक कंपनी के अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि प्रतिनिधि होते हैं संचालक अंशधारियों का, तो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अतः कंपनी में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था होती है, परंतु ध्यान देने योग्य है कि जो कार्य कंपनी नहीं कर सकती उन कार्यों को उसके प्रतिनिधि भी नहीं कर सकते। यानी कि जो कार्य कंपनी करेगी वही प्रतिनिधि कर सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि अलग से कोई कार्य कर दे। समामेलित संस्था, समामेलित संस्था से मतलब यह है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भी एक समामेलित संस्था है जिसका पंजीकरण किसी राज्य घोषणा द्वारा किया जाता है या कराया जाता है। अभियोग चलाना, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति तथा कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अभियोग चलाने के लिए स्वतंत्र है। कंपनी किसी व्यक्ति पर अभियोग चला सकती है तथा कोई भी व्यक्ति कंपनी पर अभियोग चलाने के लिए स्वतंत्र है। कानून द्वारा समापन, लास्ट हेडिंग, यानी कंपनी का समापन जब निर्माण कंपनी का विधान द्वारा निर्मित है तो इसका समापन भी विधान द्वारा ही किया जाता है। कहने को मतलब यह है कि कानून की दृष्टि से कानून के द्वारा ही कंपनी का समापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश से क्या अभिप्राय है? अंश का निर्गमन किस मूल्य पर किया जाता है? अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में कि जो भी कंपनी होती है उसकी जो कुल पूंजी होती है उसके छोटे छोटे भागों को, छोटे छोटे टुकड़ों को हम अंश कहते हैं। हिस्से के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनको अंश कहते हैं। तो ये जो हिस्से होते हैं वो समान रूप के होते हैं, यानी कि बराबर के होते हैं, टुकड़े बराबर के होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक कंपनी की कुल पूंजी 5 करोड़ रुपए है जो 100 रुपए वाले अंशों में विभाजित है, यानी कि एक टुकड़े की कीमत 100 रुपए है। तो जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उस टुकड़े को हम अंश कहते हैं। यानी कि अंश पूंजी आपसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की कुल पूंजी के छोटे छोटे भागों को हम उस कंपनी के अंश या छोटे छोटे भागों को हम उस कंपनी के हिस्सा कहते हैं। अंशों का निर्गमन किस मूल्य पर किया जाता सकता है? अंशों का निर्गमन प्राय सममूल्य एवं प्रीमियम पर किया जाता है। ये बाउंडेशन है कि छूट पे नहीं किया जाता, पहले छूट पे किया जाता था मगर संशोधन के बाद में अब छूट पे खत्म हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।